हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म करेंगे। आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट्स एक्सेसिबल टू यू। कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। हमारा आज का डिस्कशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, और ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर 20 मॉड्यूल बी इसका पार्ट है। इसमें हम कॉन्सेप्ट प्लस उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो फेज 3 लिबरलाइजेशन। तो 4 फेजेस हमने इनिशियली नोट किए थे, तो उनमें तीसरा फेज है लिबरलाइजेशन का, और इसका पीरियड है 1991 टू 2010। In 1991, India embarked on a path of liberalization, opening its economy to global markets in response to various economic challenges. So 1991 में इंडिया ने क्या किया? हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तौर के ऊपर हमने एक पार्ट उसमें क्या था, तो एक पार्ट था उसमें लिबरलाइजेशन का। So there were 3 parts. So there was liberalization, there was privatization, and there was ग्लोबलाइजेशन। सो 3 पार्ट्स थे हमारे पास। तो शॉर्ट में हम इनको कहते हैं एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन मीन्स हमने अपने रूल्स को रिलैक्स किया। मैनी रूल्स, मैनी रिस्ट्रिक्शंस जो डिफरेंट सेक्टर्स में थी इकोनॉमी के अंदर, उनको रिलैक्स किया गया, यानी हमने इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया। किसके लिए? ग्लोबल मार्केट के लिए। बिकॉज हम फेस कर रहे थे बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और पर्टिकुलरली इसमें हमारे सामने बड़ा चैलेंज था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। Country had faced significant payment crisis due to declining exports and escalating oil prices triggered by first Gulf War in 1990s। तो हमने क्या फेस किया? पेमेंट क्राइसिस हमने फेस किया, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के नाम पे भी जानते हैं। और ये क्राइसिस क्यों राइज हुआ? हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो डिक्लाइन कर रहे थे, हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो इंक्रीज कर रहे थे। सो जब इंपोर्ट्स इंक्रीज करें और एक्सपोर्ट्स डिक्रीज करें, तो उससे जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो गैप जो है वो डेफिसिट में चला जाता है, और डेफिसिट में जाने के कारण इट कैन ऑल्सो लीड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, यानी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होती। और एक रीज़न था हमारे एक्सपोर्ट्स के डिक्लाइन करने का, और दूसरा रीज़न था एट दैट टाइम इन 90 देयर वाज गल्फ वार, फर्स्ट गल्फ वार। तो जिसके कारण जो ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हुई। दिस रिजल्टेड इन severe strain on India's foreign exchange reserves and nearly pushed the nation into state of bankruptcy। इसके कारण जो हमारे रिजर्व्स थे फॉरेन एक्सचेंज के, तो उनमें बहुत कमी आई। देयर वाज severe strain on that, और अल्टीमेटली देयर वाज ए पोजीशन व्हेन वी वर नॉट एबल टू पे आवर लोन्स, तो जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ बैंक्रप्सी। International credit rating agencies downgraded India to junk status
फर्दर एग्रावेटिंग द क्राइसिस। बिकॉज हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन सही नहीं थी, इसीलिए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऑपरेट करने वाली, उन्होंने हमारे कंट्री को डाउनग्रेड किया रेटिंग में। तो वी वर प्लेस्ड इन जंक स्टेटस। सो जंक स्टेटस मीन्स जो इन्वेस्टेबल नहीं है, जिसको कोई लोन ना दे, उस प्रकार का स्टेटस। और इससे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, वो फर्दर इंक्रीज किया, एग्रावेट हुआ। टू टैकल द सिचुएशन इंडिया ऑप्टेड टू डीवैल्यू इंडियन रुपी। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इंडिया ने क्या किया, अपनी जो इंडियन करेंसी की वैल्यू थी उसको रिड्यूस किया। सो 9% रिडक्शन किया ऑन 1 जुलाई, और फिर जुलाई 3 को, 3 जुलाई को उसी साल 11% और डीवैल्यूएट किया। यानी ये वैल्यूएशन में डीवैल्यूएशन पहले 9% का, फिर उसके बाद एडिशनल 11% डीवैल्यूएशन। Seeking financial assistance, the country approached World Bank and International Monetary Fund. तो फिर हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की और वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई किया। IMF granted a loan of $3.9 billion, requiring India to pledge 67 tons of physical gold as collateral. तो हमारी क्रेडिट रेटिंग क्योंकि जंक स्टेटस में चली गई थी, इसीलिए हमें लोन भी मिला, लेकिन हमने प्लेज किया 67 टन ऑफ फिजिकल गोल्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो उस कोलेटरल सिक्योरिटी के बेसिस के ऊपर सो वी गॉट दिस लोन। However, IMF लोन केम विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस। IMF ने लोन तो दिया, लेकिन उसकी कंडीशंस थी जो बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी। एंड वन ऑफ दोज कंडीशंस वाज लिबरलाइजेशन ऑफ आवर इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किए जाना, यानी जो इंपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिलैक्स करना। Consequently, India embarked on significant financial sector reforms based on recommendations of two committees chaired by M. Narasimham, former governor of Reserve Bank of India. Or as a result, then what did we do? So significant financial sector reforms हमने किए, जिनकी डिटेल्स आगे जाके हम करने वाले हैं। और इस पर्पस के लिए एम नरसिम्हम, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वन टाइम गवर्नर थे, तो 2 टाइम्स उन्होंने 2 कमेटी को हेड किया और उन कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया। इसमें पहले हम देख लेते हैं नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन। सो नरसिम्हम कमेटी 1, द कमेटी गेव इट्स रिकमेंडेशन इन द ईयर 1991। The committee in its report made several recommendations to reform banking sector in India. इस कमेटी की रिपोर्ट में बहुत सारी रिकमेंडेशंस थीं जिसके बेसिस के ऊपर रिफॉर्म्स करने थे इन द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। तो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स को लेके ये रिकमेंडेशंस क्या क्या थीं? One of the key proposals was establishment of 4-tier hierarchy for the banking structure. इनमें जो एक इम्पॉर्टेंट प्रपोजल था वो था कि जो बैंकों का हायरार्चिकल स्ट्रक्चर है, ब्रांच है, रीजनल ऑफिस है, जोनल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, तो ये 4 टियर का होना चाहिए। यानी सबसे नीचे ब्रांच, उसके ऊपर रीजनल ऑफिस, उसके बाद जोनल ऑफिस या हम कहें सर्कल ऑफिस, और उसके बाद इट केम द कॉर्पोरेट ऑफिस। एट द सेम टाइम वी शुड हैव 3 to 4 लार्ज बैंक्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यानी यहाँ पे जोर दिया गया कि हमारे पास 3-4 बड़े बड़े बैंक होने चाहिए जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड हो। और ये बड़े बड़े बैंक कैसे क्रिएट करने हैं? तो मे बी बाय मर्जिंग द नेशनलाइज बैंक्स, जो सब्सिक्वेंटली मर्ज किए गए।
implement the reforms, the committee suggested the lowering of SLR and cash reserve ratio. At that time, SLR statutory liquidity ratio और cash reserve ratio CRR ये काफ़ी high level के ऊपर थे. So SLR it was around say 34-35% and CRR was say around 8 to 9%. तो इसको lower करने का proposal था. This move allowed banks to have more funds available for lending to various sectors like agriculture, industry and trade. तो जब भी SLR को CRR को रिड्यूस किया जाएगा, सो रिडक्शन इन SLR और रिडक्शन इन CRR, तो इससे क्या होगा, सो बैंकों के फंड्स जो अवेलेबल हैं वो फ्री हो जाएंगे. सो जो एडिशनल पैसा हम डिपॉजिट करवाते थे CRR अकाउंट में या एडिशनल सिक्योरिटीज हम परचेज करते थे SLR में, तो दैट मनी वाज फ्री फॉर लैंडिंग. और ये लैंडिंग हम कर सकते थे एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए या दूसरे सेक्टर के लिए. तो क्योंकि CRR में हमें वर्चुअली इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं होता, SLR में जो हमें इनकम आती है दैट इज़ मच लेस देन द इनकम ऑन लैंडिंग. तो एज ए रिज़ल्ट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि हमारी लैंडिंग इंक्रीज की और एज ए रिज़ल्ट हमारे प्रॉफिट्स में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ. इन ऑर्डर टू प्रमोट प्रोफेशनलिज्म इन कमर्शियल बैंक्स एंड इंश्योर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, RBI इंट्रोड्यूस्ड प्रूडेंशियल नॉर्म्स. प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए कमर्शियल बैंकों के अंदर, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्यूरेट है, तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई प्रकार के प्रूडेंशियल नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए. सो ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या थे? इन नॉर्म्स में डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग फॉर बैड डेट, जिनको हम कहते हैं NPA के रूल्स. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NPA के रूल्स बनाए. इन रूल्स के मुताबिक हम इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करें, यानी जो इंटरेस्ट हम डेबिट करते हैं उसको प्रॉफिट में लेकर के जाएं या प्रॉफिट में लेकर के ना जाएं. सेकेंडली, एसेट्स का क्लासिफिकेशन. तो हमारी जो लोन एसेट्स हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको 4 डिफरेंट कैटेगरीज में सेग्रीगेट करना. एंड प्रोविजनिंग फॉर बैड डेट्स. तो इन एसेट्स के अंदर जो लोन बैड हो रहे हैं, जिनकी रिकवरी ऑन टाइम नहीं आती, जो NPA बनते हैं, तो NPA के ऊपर प्रोविजंस करना. तो ये सारे के सारे नॉर्म्स उस कमेटी ने इंट्रोड्यूस करवाए. The committee also emphasized maintaining a minimum capital adequacy ratio to ensure banks had enough capital to cover their risk-weighted assets. So जो भी हम assets create करते हैं, may be in the form of loans or may be in the form of investments, so they are subject to risk. इसीलिए इनको हम कहते हैं risk-weighted assets. So based on risk-weighted assets level, so there was a recommendation of the committee कि हमें इनके ऊपर प्रॉपर कैपिटल मेंटेन करनी चाहिए. तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी हमारा कैपिटल कितना हो, हमारे रिस्क वेटेड एसेट्स कितने हो, तो इनके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई. तो ये हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ये हमारा रिस्क वेटेड एसेट्स का लेवल है. सो दोनों का जो रेशियो है, सो दैट वाज सजेस्टेड. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाज सेट एट 8% इनिशियली. सो शुरू में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 8% फिक्स किया गया था, यानी कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, तो इट शुड बी 8%. एंड बाय मार्च 1996 all public sector banks had achieved this ratio.
तो ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 1993 के अंदर, एंड विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इस रेशियो को अचीव कर लिया था। Another significant recommendation was deregulation of interest rates. So इसके अलावा दूसरी इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन क्या थी, वो था इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलेट करना। तो इससे पहले इंटरेस्ट रेट थे वो थे रेगुलेटेड कैटेगरी के अंदर। सो रेगुलेटेड मीन्स वेयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल फिक्स और गिव डायरेक्शंस टू फिक्स द इंटरेस्ट रेट्स, तो उनको हम कहते हैं रेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट। जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करेगा। एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे रहेंगे, आरबीआई उसके लिए गाइडलाइंस इशू करेगा। तो ये जो रूल्स थे तो ये रेगुलेटेड थे, तो इनको डीरेगुलेट करना। सो डीरेगुलेशन के कारण इम्पैक्ट क्या रहा, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, rate of interest may be on deposits, may be on loans, so banks were given powers। तो बैंकों को परमिट किया कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू देयर ओन बिजनेस प्रायोरिटीज, सो दे कैन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। वेरी ऑफन हमें लाइव क्लास के स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या फ्री लाइव क्लास एनफ है टू पास द एग्जाम। आंसर इज नो, इट इज नॉट एनफ टू पास द एग्जाम, बिकॉज एग्जाम पास करने के लिए हमें फुल सिलेबस को कवर करने की जरूरत पड़ती है, और फ्री लाइव क्लास में हम फुल सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, उसके बहुत थोड़े पोर्शन को कवर कर पाते हैं। बट एट द सेम टाइम दिस क्लास इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग द स्कोर। सो स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए ये क्लास बहुत यूजफुल है, तो इस क्लास को आप यूज करें स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। तो एज ए सब्सटीट्यूट फॉर नॉर्मल प्रिपरेशन इस क्लास को यूज मत करें। फ्रेंड्स, अगर अपनी फुल फ्लेज प्रिपरेशन के लिए अगर आप IIBF की बुक्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 3 एस्पेक्ट्स आपको महसूस हुए होंगे। पहला, उसमें कई कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपको क्लियर नहीं हो रहे होंगे। सो कई चैप्टर्स के अंदर कई एस्पेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, आपको बहुत टाइम स्पेंड करना होगा और फिर भी वो क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे। सेकेंडली, बिकॉज बहुत लंबा चौड़े पेजेस हैं इन बुक्स के, तो आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है जिसको किया जाए और क्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको छोड़ा जाए। और तीसरा, इन बुक्स के अंदर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो बहुत थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो जिसके कारण आप प्रॉपर इसका प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्वेश्चंस का। सो इस प्रकार की प्रॉब्लम अगर आप भी फेस कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ आवर बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में हमने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है मॉड्यूल वाइज एंड चैप्टर वाइज। इसके साथ अगर आप हमारे क्वेश्चन बैंक को यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस एंड दीज क्वेश्चंस आर अगेन मॉड्यूल वाइज चैप्टर वाइज, और ये आपको प्रमोशन एग्जाम के लिए भी अवेलेबल हैं। आगे जाके आप CIB करेंगे तो CIB के लिए भी अवेलेबल हैं। और अवेलेबल कहाँ है? हमारी ऐप के अंदर। सो हमारी ऐप को अगर आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसके बेनिफिट नहीं लिए तो यू कैन स्टार्ट दिस। तो चलिए अब अगला पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। सो हम थर्ड फेज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन, नरसिम्हा कमेटी 1 की रिकमेंडेशंस को।
Market forces were allowed to determine interest rates, leading to gradual freeing of interest rate for deposits and advances starting in 1992. So 1992 में जो डीरेगुलेशन का प्रोसेस था इंटरेस्ट रेट को लेकर के, तो इट हैड स्टार्टेड। सो इसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे करके इंटरेस्ट रेट रजीम को, रेगुलेशन को, सो धीरे धीरे करके slowly, gradually, so it was started. So interest rate may be for deposits, interest rate may be for advances. So these were allowed to be fixed by banks themselves. और banks जब इसको fix करते हैं तो बैंक they take into consideration a number of aspects. So वो market forces को they take into consideration. तो मार्केट फोर्सेस क्या है? मार्केट फोर्सेस हैं दूसरे बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं। सो दूसरे बैंकों के इंटरेस्ट रेट को देख करके और बैंक की अपनी कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या आती है, अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आती है, या उसके ऊपर रिस्क प्रीमियम कितना है, तो बैंक्स कैन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दोज बेसिस। तो जैसे आजकल हमारा MCLR है, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR। तो इसको हम कैसे फिक्स करते हैं? इसको हम फिक्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हमारी फंड्स कॉस्ट कितनी है, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, हमारी CRR को कैरी करने की कॉस्ट कितनी है, और हमारा जो मैच्योरिटी पीरियड कितना है लोन का। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन इसमें कभी भी हम इस पार्ट को इग्नोर नहीं कर पाते कि दूसरे बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं, तो उनको हम कहते हैं मार्केट फोर्सेस। टू एक्सपीडाइट रिकवरी ऑफ डेट्स ओड टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एनेक्टेड रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। सो जो हमारे बैड डेट थे, जो हमारे NPA अकाउंट थे, उनमें रिकवरी के लिए तो गवर्नमेंट ने कौन से लॉ को एनेक्ट किया? तो गवर्नमेंट ने एनेक्ट किया रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993। सब्सिक्वेंटली इस एक्ट का नाम चेंज किया गया रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। और इस एक्ट में प्रोविजंस किए गए दैट गवर्नमेंट विल इस्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट्स, और इन स्पेशल कोर्ट्स को हम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के नाम से जानते हैं। सो दिस इज सेटअप, सो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और उसके ऊपर डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स, इनको सेटअप किया जाने लगा। Banking sector was opened to private sector, leading to licensing and functioning of new private sector banks. तो ये एक और रिकमेंडेशन था जिसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। टिल 1993, सो प्राइवेट सेक्टर बैंक, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर नॉट अलाउड, लेकिन 1993 ऑनवर्ड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी में प्रोविजन किए गए कि प्राइवेट सेक्टर में न्यू बैंक्स को ओपन करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए। एज ए रिजल्ट न्यू लाइसेंसेस वर इशूड एंड नए प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने फंक्शन करना शुरू किया। इन बैंकों में HDFC बैंक, ICICI बैंक, UTI बैंक जिसको हम एक्सिस बैंक कहते हैं, और इस प्रकार से कई और बैंक प्रमोट किए गए। These banks were allowed to raise capital from foreign institutional investors and NRIs, fostering increased competition. तो इस पॉलिसी में इंपॉर्टेंट फीचर क्या था कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ये इनवाइट कर सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस and investment by non-resident Indians also. So because they provided capital और उसके कारण
कंपटीशन इंक्रीज हुआ। इन बैंकों में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट था, वो था यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इन्होंने जो अपनी ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशन के बेस को टेक्नोलॉजी की फॉर्म में चूज किया, यानी दे स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जो इंडियन बैंक्स में इट वॉज नॉट वेरी पॉपुलर। इंडियन बैंक्स में वी यूज टू डू मैनुअल ऑपरेशंस, लेकिन इन्होंने कंपटीशन इंक्रीज कर दिया बिकॉज ऑफ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Amendment were also made to Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act, जिनको हम नेशनलाइजेशन एक्ट कहते हैं, to enable banks to raise capital through public issue। तो यहाँ पे क्योंकि फॉरेन कैपिटल आ सकता था इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, नेशनलाइज्ड बैंक्स थे, उनसे रिलेटेड लॉ, दैट इज बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, तो दैट एक्ट वाज आल्सो अमेंडेड, और अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली दे वर एबल टू रेज कैपिटल थ्रू पब्लिक इशू, यानी अब बैंक्स पब्लिक इशू कर सकते थे। बट बैंक्स वर सपोज टू मेंटेन सेंट्रल गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ऑफ एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो बिफोर अलाउइंग बैंक्स फॉर गोइंग पब्लिक इश्यूज, तो 100% कैपिटल दैट वाज हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर नेशनलाइज्ड बैंक्स, जो 20 नेशनलाइज्ड बैंक्स थे उनमें 100% कैपिटल इट वाज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इस एक्ट को अमेंड करने के बाद सो दीज बैंक्स वर परमिटेड कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिमम होल्डिंग रहेगी पेड अप कैपिटल में, so that should be at least 51%. So that means the remaining 49% banks could have offered to public through public issues. In addition to this, what extra? Scheduled commercial banks gained freedom of opening new branches, upgrade extension counters, close non-viable branches outside rural areas, provided they met capital adequacy and accounting norms. So एक बड़ा बदलाव हुआ बैंकों की ब्रांच ओपनिंग पॉलिसी के अंदर। अंडर दिस पॉलिसी बैंक्स गॉट फ्रीडम कि वो नई ब्रांचेस सेटअप कर सकते हैं, उनके जो एक्सटेंशन काउंटर्स हैं उनको ब्रांचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी जो नॉन वायबल ब्रांचेस हैं उनको वो क्लोज कर सकते हैं आउटसाइड रूरल एरियाज। लेकिन कंडीशन था कि उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी है या उनके जो अकाउंटिंग नॉर्म्स हैं तो वो प्रॉपरली फॉलो करें। सो नरसिम्हम कमेटी ऑल्सो इशूड गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप लोकल एरिया बैंक्स टू मोबिलाइज रूरल सेविंग्स एंड चैनल देम इनटू इन्वेस्टमेंट विद इन डेजिग्नेटेड लोकल एरियाज। इसके अलावा कमेटी ने और क्या रिकमेंड किया? कमेटी ने रिकमेंड किया कि लोकल एरिया बैंक्स सेटअप किए जा सकते हैं। सो लोकल एरिया बैंक्स वो बैंक्स हैं जो किसी भी स्टेट के अंदर 3 कॉन्टिगुअस डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट करने के लिए ओपन किए जा सकते थे। तो इसका पर्पस था रूरल सेविंग्स को मोबिलाइज करना और फिर उनको लोकल लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए एम्प्लॉय करना। Approval was given for establishment of 7 LABs in the private sector। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 7 लोकल एरिया बैंक्स ओपन करने के लिए अप्रूवल दिया गया। टू स्ट्रेंथन द सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड BFS बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन एंड ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन इंश्योरिंग इफेक्टिव रेगुलेटरी ओवरसाइट। सो रेगुलेटरी निगरानी रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बैंकों का सुपरविजन सिस्टम था उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस्टेब्लिश किए बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन एंड डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, यानी यहाँ पे बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन इसको सेटअप किया गया एंड डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन इसको सेटअप किया गया। पर्पस था कि बैंकों का जो सुपरविजन है उसको स्ट्रेंथन किया जाए।
और पर्पस था जो रेगुलेटरी निगरानी है, ओवरसाइट है, तो उसको इफेक्टिव वे में सुनिश्चित किया जा सके। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि नरसिम्हा कमेटी 1 इसकी बहुत सारी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। तो चलिए हम इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो आज के सेशन में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो वहां से हम आपके क्वेश्चन को रीड करके सूटेबली आंसर करेंगे आपकी हेल्प के लिए। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है हमारी प्रोडक्ट्स को लेके या अदरवाइज, तो आप उसे हमारी इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है तो वहां अपनी क्वेरी को टाइप कर सकते हैं। आज का सेशन आपको अगर अच्छा लगा तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसके लिंक को शेयर करें ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलें और आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए हम वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। थैंक यू फ्रेंड्स।